तो ये तुम लोग के ऑनलाइन क्लास का डे 4 यानी कि चौथा दिन होने वाला है। इससे पहले पिछले दिन पिछले क्लास में हम बताए थे ब्रिक के कार्य के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें भी बताए थे। उत्सर्जन चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीज़ है, उसके साथ साथ ब्रिक के क्या मेन काम होते हैं, किडनी से क्या क्या फंक्शंस किया जाता है, उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा और उसी चैप्टर को थोड़ा आगे खींचेंगे, यानी डिटेल में और ज़्यादा कुछ जानेंगे। तो चलो, हम लोग कहाँ थे? एक्सर्शन चैप्टर में, उत्सर्जन। ठीक है, तो एक्सर्शन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन, ये कल हम बता चुके हैं। कल किडनी के कार्य के बारे में समझ लिए थे। अब किडनी का ओवरव्यू देखते हैं, यानी कि ड्राइंग में इसका बाहरी संरचना किस प्रकार का दिखता है, क्योंकि अगर हम किडनी के फिगर को एनालाइज नहीं करेंगे तो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ें देखो ऐसी होती है जिसे हम बोल करके समझा सकते हैं और तुम समझ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको कि देख करके ही समझा जा सकता है। मीन्स जब तक उसको नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे अभी फिगर इनपुट किए हुए हैं। एक्सर्शन चैप्टर में हम लोग अब किडनी का फिगर देखेंगे, एनाटॉमी, बाहर से किडनी कैसा दिखता है। तो देखो, किडनी का जो संरचना होता है, ठीक, बाहर से ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, एनाटॉमी ऑफ यूराइनरी सिस्टम। ठीक, तो यूराइनरी सिस्टम जो पूरा है हमारा, उत्सर्जन तंत्र कह सकते हैं या फिर मूत्राशय वाला तंत्र, तो उसका कुछ फिगर इस प्रकार का दिखता है। ऐसा संरचना है जिसमें से ये दोनों जो संरचना दिख रहा है, ये दोनों सेम के बीज के आकार का, ये दोनों क्या है? किडनी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। बाहर से इसका कुछ संरचना इस प्रकार का दिखता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये जो किडनी होता है दो भागों से बना होता है, बताए होंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, और बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, कल ही बताए थे मेडुला और कॉर्टेक्स के बारे में। ये ब्रिक जो होती है, छोटे छोटे ब्रिक शंकु से भी मिलकर बना होता है। छोटा छोटा अंदर में ब्रिक शंकु रहता है, 15-16 ब्रिक शंकु से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ ये नेफ्रॉन के बने होते हैं, मतलब इसका जो इकाई होता है, मेन इकाई, वो नेफ्रॉन होता है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे नेफ्रॉन पे और डिटेल से। पहले ये समझो, ये जो ब्रिक होता है हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ा मतलब होता है दो ब्रिक पाए जाते हैं। दोनों ब्रिक में से एक ब्रिक जो होता है, ठीक, एक ब्रिक जो होता है वो नीचे की ओर हल्का झुका हुआ होता है, एक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। अब उनमें से कौन सा होता है? तो दायां वाला जो ब्रिक होता है, दायां वाला, वो हल्का नीचे की ओर होता है और बायां हल्का ऊपर की ओर स्थित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट राइट करके। तो ये जो ब्रिक है ये नीचे इसलिए स्थित होता है एक किडनी, क्योंकि इस पे लीवर का प्रेशर रहता है, लीवर ऊपर में रहता है। यहाँ पे तो सिर्फ हम किडनी का ना फिगर बना है, या जरूरत है नहीं कि ऐसा ही हमारे शरीर में सिर्फ इतना ही पार्ट होगा, इसके ऊपर भी पार्ट है, हमारा लीवर है। तो लीवर के प्रेशर के कारण यहीं पे, क्योंकि लीवर का ज़्यादा भार पड़ जाता है, तो इस पे भार पड़ने के कारण ये जो ये वाला किडनी है, ठीक, हमारे ये किडनी थोड़ा सा ये नीचे की ओर होता है और ये किडनी ऊपर होता है। ठीक, तो दो किडनी पाए जाते हैं, दोनों का आकार देख सकते हैं, सेम के बीच के आकार का है। अब इस किडनी से क्या होता है, ये किडनी हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ जाते हैं, रक्त को तो छानता है, उसके साथ साथ जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, एक्स्ट्रा जो निकलता है हानिकारक पदार्थ, उसको ये क्या करता है, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं। तो उसको ये, जैसे मान लो किसी एक किडनी का, इसी किडनी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ से रक्त को छाना, उसके बाद जो भी हानिकारक पदार्थ निकला उसको इसके थ्रू, ये जो इसका जो पाइपलाइन है देखो, इसके थ्रू यहाँ भेज दिया जाता है। अब ये क्या है ये समझो, इसको बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पदार्थ रहते हैं, यानी हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मूत्र के रूप में उपस्थित होते हैं हमारे शरीर में, यहाँ पे आके संचित होते हैं। इसी पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आकर के सब मूत्र संचित रहते हैं, इसको मूत्राशय बोला जाता है। और ब्रिक का यही काम होता है, ब्रिक जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको अलग करके यहीं इसी पाइप के थ्रू मूत्राशय में भेजता है। जो नहीं कि सिर्फ यही ब्रिक करेगा, इस ब्रिक से भी आता है। ठीक है, दोनों किडनी स्वतः काम करते रहते हैं। इनमें से किसी एक से भी काम चल सकता है, बट बताए थे कि अगर ये एक फेल्योर हो जाए तो एक सुरक्षित रहे। ठीक, इस कारण से दो किडनी हमारे शरीर में पाया जाता है कि बाय द वे, अगर मान लो किसी कारणवश किसी का एक किडनी खराब हो गया तो दूसरे किडनी से काम चल सकता है। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तब बड़ा दिक्कत है, तब नहीं हो सकता, तब किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। बाकी किडनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता चल ही गया होगा। ये यहाँ पे
उत्सर्जन बहुत अहम भूमिका निभाता है। जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में इसको भेज देता है और यहाँ पे ये मूत्र मार्ग से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो ये था किडनी का बाहरी संरचना। किडनी जो होता है बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब किडनी के बारे में बताए थे। किडनी जो होता है ये जो बना हुआ है ये झिल्ली से एक बना होता है। उस झिल्ली का नाम को बता सकता है? 5 सेकेंड देते हैं। जो बता दिया या जिसके मन में आ गया बहुत अच्छा बात है, इसका मतलब तुम देख रहा है वीडियो को अच्छे से। जो नहीं देखा होगा या जिसको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में वो फिर से जान लो। कल ही हम बताए थे ये जो किडनी होता है एक झिल्ली की बनी होती है, उसे कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली की ये किडनी बनी हुई होती है। और ये झिल्ली जो होता है, अब ये झिल्ली भी किसी न किसी चीज़ से बना हुआ, पेरिटोनियम झिल्ली से ये बना होता है, लेकिन इसका मेन चीज़ तो झिल्ली ही नहीं है। मेन चीज़ जो है या जिस चीज़ से ये बना हुआ है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को बोला जाता है इकाई, ठीक है। ये जो ब्रिक है, ब्रिक जो बना होता है वो नेफ्रॉन का ही बना होता है। तो ब्रिक में जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं, ब्रिक तुमको देखने में नॉर्मल से लग रहा हो, ये जो संरचना भी तुमको दिख रहा है, 1 मिनट लेजर पॉइंटर लेते हैं, तो ये जो संरचना दिख रहा है ये बड़ा ही नॉर्मल से लग रहा होगा, कितना छोटा सा संरचना। इसमें क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जटिल संरचना पाया जाता है और इन जटिल प्रक्रियाओं के थ्रू ही हमारे शरीर से ही हानिकारक पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो एनाटॉमी समझ में आ गया। ये फिगर जो है किडनी का बाहरी संरचना कैसा होता है ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन के बारे में हम बताएं कि ये नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन ब्रिक की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसको आगे हम पॉइंट वाइज कर ही लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है कि नेफ्रॉन ब्रिक की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब ये हुआ कि इस नेफ्रॉन से ही इस ब्रिक का निर्माण हुआ है। ब्रिक जो बना है किसी न किसी चीज़ का बना होगा। अब तुम जैसे एग्जांपल के लिए तुम अभी वीडियो देख रहा है, फ़ोन में देख रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो फ़ोन में ये वीडियो देख रहा होगा, उस समय जब तुम इस वीडियो को देख रहा है ध्यान से अपने फ़ोन को देखो। फ़ोन किसी न किसी चीज़ का तो बना होगा, कोई ना कोई मटेरियल इसमें यूज हुआ होगा। तो जिस भी चीज़ का फ़ोन बना हुआ है तुम्हारा, वो संरचनात्मक इकाई होगा तुम्हारे फ़ोन का, ठीक। वैसे किडनी जिस चीज़ का बना होता है उसे क्या बोलते हैं, संरचनात्मक इकाई बोला जाता है किडनी का। तो किडनी का संरचनात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। अब संरचनात्मक ही नहीं, क्रियात्मक इकाई भी इसे बोला जाता है। अब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसे ही क्यों बोला जाता है नेफ्रॉन को, क्योंकि सबसे मेन पार्ट यही है इसके बनने में। एक एग्जांपल के लिए समझो, एक दीवार जो होता है, ठीक है, दीवार समझ रहे हैं, वॉल। एक वॉल यानी दीवार जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए उसमें ईंट भी रहता है, बालू भी रहता है, सीमेंट भी रहता है, पानी भी कुछ मात्रा में मिलाया हुआ रहता है। ये सब चीज़ मिलकर, देखो चारों चीज़ मिलकर बना है, ईंट, सीमेंट, बालू, ठीक है, पानी भी मिलाया जाता है, तो मसाला मिलता है बढ़िया से। तो इन सभी चीज़ों से मिलके तो बना है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मेनली ये जो दीवार है वो किस चीज़ का बना हुआ है, दीवार जो होता है वो मेनली किस चीज़ का बना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईंट का बना होता है। हाँ समझ रहे हो, उसमें बालू है, पानी भी है, सीमेंट भी है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है ईंट की तुलना में। उसका मेन मात्रा क्या, मीन्स मेन जो इकाई है दीवार का वो क्या है, ईंट है। जिस प्रकार से दीवार का मेन इकाई ईंट होता है, उसी प्रकार से ब्रिक का मेन इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ब्रिक भी बहुत सारे अन्य चीज़ों से भी बने होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होता है जिससे ये ब्रिक बना होता है वो और कोई नहीं, वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक। इसलिए नेफ्रॉन को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। क्रियात्मक इकाई बोलने का इसका एक और रीज़न है, वो इसी वीडियो में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे देखो, इसकी संख्या जो होती है नेफ्रॉन की, हमारे शरीर में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास होती है। 10 लाख के आसपास इसकी संख्या होती है। और कहीं कहीं किसी बुक में देखेगा, कंपटीशन वाले बुक में कोई बोलेंगे 8 लाख भी संख्या होती है। ये डिपेंड करता है, 8 लाख से 10 लाख के आसपास लगभग नेफ्रॉन की संख्या होती है। क्योंकि तुमको पता होगा कि किसी भी मनुष्य में सब चीज़ सेम नहीं पाया जाता, सबका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लगभग तुम्हारे बुक के अनुसार, क्लास 10th के बुक के अनुसार लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन हमारे किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होती है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्क नलिका भी बोला जाता है। अब वृक्क नलिका इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये नलिका के आकार का होता है, पूरा इसमें नली बनी हुई होती है। आगे हम फिगर इसमें तुम लोग को दिखाएंगे, उसमें तुमको नज़र आ जाएगा कि इसको वृक्क नलिका ही क्यों बोला जाता है। ठीक, तो नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्क नलिका बोलते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि वृक्क नलिका क्या है तो कंफ्यूज मत हो जाना, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन एक ही नाम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में समझ तो लिए हम, नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है ये देखना है। मीन्स नेफ्रॉन के बारे में समझे कि नेफ्रॉन ये होता है, इसका ये काम होता है, ये वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। लेकिन नेफ्रॉन जो होता है उसका संरचना दिखने में कैसा होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो नेफ्रॉन का संरचना कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये देखो, ये है हमारा नेफ्रॉन। इसको ही क्या बोला जाता है, वृक्क नलिका। अब वृक्क नलिका क्यों बोला जाता है अब समझ में आ गया होगा। देखो कितना नली है इसमें, ऐसे देखो नली नुमा संरचना, इधर से होकर के पूरा कितना घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको वृक्क नलिका भी बोलते हैं। वृक्क के अंदर पाए जाने वाली नलिका, ये है नेफ्रॉन की संरचना। अब नेफ्रॉन की संरचना तो देख रहे हैं हम लोग, नेफ्रॉन में संरचना में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और उसका काम भी होगा, उसको भी देखते चलते हैं अभी। तो सबसे पहले एक मिनट हम पेन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पे कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, ये दूसरा चीज़ है, इसका फिगर नहीं है। ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट कहलाता है ग्लोमेरुलस। ये जो है देखो एक छन्ना की तरह दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। यहाँ पे जब हम यहाँ पे एरो मार्क किए हुए हैं, इसमें अच्छे से उतना ज़्यादा डिनोट नहीं हो रहा होगा, ध्यान से देखो। जहाँ कॉर्टेक्स लिखा हुआ है ये इसके जस्ट बगल में ही, यहाँ पे जहाँ एरो मार्क किए हैं देखो, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। देखो यहाँ पे नाम लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, ग्लोमेरुलस। इसका नाम ग्लोमेरुलस है। अब ये वृक्क की संरचना में नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, वृक्क के अंदर जो ये नेफ्रॉन पाया जाता है उसमें ये ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो वृक्क नलिका नेफ्रॉन में छन्ना की तरह कार्य करता है। यानी कोई भी अशुद्ध रक्त जो आता है उसको छानने का काम यही करता है इसके अंदर। जैसे मान लो इधर से कोई बाहर से कोई रक्त आया, जैसे मान लो यहाँ से रक्त प्रवेश किया, यहाँ आया, अब यहीं पे इसी पॉइंट पे सारा चीज़ होता है। मीन्स जितने भी छानने की प्रक्रिया होती है वो यहीं पर होता है, यहीं पे वो छनता है। तो वृक्क नलिका के अंदर ये जो पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये रक्त को छानने में मदद करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रक्त को कौन छानता है, या वृक्क नलिका में रक्त को छानने में कौन मदद करता है, कौन सी संरचना मदद करता है, तो उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ही रक्त शुद्ध होता है। ठीक, यानी रक्त में जितना भी अशुद्धि वगैरह रहता है या रक्त में कितना भी कोई भी अलग चीज़ होता है उसको ये निकाल लेता है यहाँ से। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस छन्ना की तरह काम करता है। अब यहाँ से रक्त आया, यहाँ पे तो छना गया, ठीक, यहाँ पे छन गया। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझो, ये जो ग्लोमेरुलस है कुछ ज़्यादा ही छान लेता है। ये ग्लोमेरुलस जो है छानने की तो प्रक्रिया इसमें है ही, लेकिन रक्त में जो विटामिन वगैरह होता है, जैसे रक्त में कुछ कुछ विटामिन भी होते हैं या कुछ अच्छे पदार्थ भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। ये क्या करता है, ये ग्लोमेरुलस हानिकारक को तो प्यूरीफाई करता ही है, हानिकारक को तो मीन्स अब सोचिए या फिल्ट्रेट कर ही देता है, साथ साथ जो अच्छा पदार्थ है, ठीक है, अच्छा पदार्थ उसको भी निकाल देता है। ठीक है, इस बात समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस छानता है रक्त को, वो ठीक है, छान करके उधर इधर की ओर भेजता है हानिकारक रक्त को छान करके, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि अच्छी चीज़ होती है, वो भी छना जाता है। इसके कारण से ये सही में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, यानी कि हमारे शरीर में कुछ अच्छा पदार्थ रहता और वो भी छन करके बाहर निकल जाए तो हमारे शरीर के लिए तो ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। तो इसलिए वृक्क नलिका में एक और संरचना पाया जाता है। क्या, यहाँ से तो रक्त गुजरा, अभी ध्यान से माना, अभी हो सकता है इस वाले पॉइंट पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर से हम बताते हैं। यहाँ से रक्त आया, ठीक है, यहाँ बाहर देखो, अरे ये क्या हो गया, अब आया, देखो यहाँ से बाहर से रक्त आया, ठीक, यहाँ से रक्त आया, यहाँ पे क्या हुआ, रक्त पूरा छना गया, रक्त में जितने भी विटामिन्स थे वो भी छना गए साथ में, और जितने भी अशुद्धि थे वो भी छना करके, जितने भी अशुद्धि हैं, अशुद्धि अब इधर इस नलिका की हो करके आगे की ओर बढ़ता है। ये जो आगे हम बढ़ा रहे हैं ये सब अशुद्धि है। अब लेकिन इसमें अशुद्धि तो है ही, अशुद्धि के साथ साथ कुछ अच्छा भी पदार्थ इसमें ही आ गया है।
ठीक है, मतलब कि छानना था कुछ और छानने के साथ कुछ कुछ और ही छना गया, तो ऐसा ये प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो इसी के लिए इसमें एक और विशेष संरचना पाई जाती है। जब ये आगे की ओर बढ़ता है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट की नलिकाएं। ठीक है, ये जो नलिका दिख रहा है जिसमें ये जो हम अभी प्रवेश करा रहे हैं, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। ठीक है, नाम याद रखना, बोमेन संपुट की नलिका इसको बोला जाता है। तो बोमेन संपुट की नलिका से जब ये होकर गुजरती है, तो ये देखो कितना छोटा छोटा नलिका है। तो ये जब इस नलिका से होकर गुजरती है, तो उस दौरान इस अशुद्ध में, ये जो अशुद्ध रक्त अभी जा रहा है, इस अशुद्ध रक्त में कुछ कुछ अच्छा भी चीज़ न है, जो अभी बताए गलती से इसे छाना गया, छानना था हानिकारक पदार्थ, साथ में कुछ अच्छा चीज़ भी छान करके इधर अशुद्धि में भेज रहा है। तो ये जो नलिका है, इससे होकर के जब गुजरता है ये सब अशुद्ध रक्त, तो इसमें जितना भी शुद्ध चीज़ पाया जाता है, शुद्ध मीन्स शुद्ध को हटाओ, बस ये समझो इसमें जितना भी उपयोगी चीज़ था, ठीक है, जो गलती से छना गया, वो इसको अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे इस नलिका से यहाँ तक होते हुए जब ऊपर की ओर जाता है, उस दौरान इसको ये नलिका जो होती है ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक, इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है पुनर्अवशोषण या फिर ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहा जाता है। और ये काम कौन करता है, बोमेन संपुट की नलिका करती है। बोमेन संपुट, ये इस नलिका को बोमेन संपुट ही कहते हैं। तो बोमेन संपुट की नलिका से जब हो करके ये सब पदार्थ गुजरती है, तो उसमें कुछ उस रक्त में जो भी अच्छा चीज़ था जो गलती से छन गया, उसको वापस से सोख लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। ठीक, और उसके बाद फिर जो हानिकारक पदार्थ है उसको आगे की ओर बढ़ा देता है। हानिकारक पदार्थ को आगे की ओर बढ़ाता है और धीरे धीरे करके ये यहाँ से होते हुए, ठीक है, इधर की ओर जाता है। देखो एरो मार्क बना हुआ है मेरा, देखो नलिका से बाहर ही जा रहा है। ये माउस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, चेंज करना पड़ेगा इस माउस को लगता है। अच्छा देखो, यहाँ से हो करके निकलता है और धीरे 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 करके ये फिर बाहर की ओर निकल जाता है मूत्राशय के थ्रू। यहाँ पे मूत्राशय में प्रवेश कर जाता है और फिर मूत्रमार्ग के थ्रू शरीर से बाहर को निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रक्रिया होता है इस वृक्क नलिका में। देखो कितना जटिल है, ध्यान से अगर सोचेगा तो इतना छोटा सा वृक्क है, उस छोटे से वृक्क के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10 लाख लगभग। अब उतने नेफ्रॉन में से एक नेफ्रॉन का संरचना ऐसा होता है लगभग। सोचो कितना जटिल चीज़ है, एक नेफ्रॉन का संरचना लगभग ऐसा होता है। और नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार के हो करके धीरे धीरे करके यहाँ से ये नेफ्रॉन से बाहर की ओर निकलता है, जितने भी अशुद्धि होते हैं। फिर से बताते हैं, रिकैप करते हैं, जो अच्छे से देख लिया होगा उसका रिवीजन हो जाएगा। अभी तुरंत जो हम 2 मिनट पहले बताए थे उसको फिर से बताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए देखो रक्त पहले आती है। ठीक, हम लेजर पॉइंटर लेते हैं, 1 मिनट। रक्त पहले बाहर से आती है, जब किडनी में प्रवेश करती है, तो किडनी में प्रवेश करने के बाद ये नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस जो रहता है यहाँ पे प्रवेश करती है। इस ग्लोमेरुलस में रक्त जो होता है छना जाता है। जब छनाता है तो उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी छना जाती है जो नहीं छनाना था, जिसको नहीं निकलना था, फिल्ट्रेट जिसको नहीं होना था, इसको वो भी छना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत इंटेंस फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फिल्टर हो जाता है खून या ब्लड, रक्त जिसको बोलता है, बहुत ज़्यादा ही फिल्टर हो जाता है, जितना नहीं होना था ना उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो नहीं छनाना था वो भी छना गया, इसके कारण से इसमें अशुद्धि के साथ साथ कुछ अच्छा पदार्थ भी ये नलिका में प्रवेश कर जाता है। जब नलिका से इस प्रकार से होकर के इधर गुजरती है, तो उस प्रक्रिया में ये सब जो नलिका है, ये नलिका क्या कहलाती है, बोमेन संपुट की नलिका, इसके अंदर संकुचन होते रहता है। ठीक है, संकुचन मतलब ये दबते रहता है, सिकुड़ता है, दबता है। इस प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है, इस अशुद्धि में जो अच्छा पदार्थ भी छन गया था वो वापस से क्या होता है, सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर बाकी जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ से होकर के बाहर की ओर निकल जाता है। और जब ये रक्त में मौजूद जो अशुद्धि रहता है ये बाहर यूरिया वगैरह से मिलता है, ठीक है, वो ब्लैडर मूत्र भी कहलाता है, वो बताएंगे आगे। तो यहाँ से होकर के ये आप बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, तो वृक्क के कार्य में तुम यहाँ से भी समझ सकता है वृक्क का क्या क्या कार्य होता है। वृक्क क्या काम करता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है, यानी रक्त का फिल्ट्रेशन करता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस से। ठीक है, और फिर ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण होता है, बोमेन संपुट की दीवारों में या नलिकाओं में रक्त का फिर से अवशोषण हो जाता है। ठीक, और फिर बाहर की ओर उसको निकाल दिया जाता है। ये किडनी का बेसिक वर्क था। किडनी के अंदर जो संरचनात्मक इकाई था ये भी नेफ्रॉन था, और क्रियात्मक इकाई यानी काम करने वाला ये भी देखो, तो यही नहीं, ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन में ही सारा काम हुआ है।
इसी कारण से इसको क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है। तो इतना जटिल प्रक्रिया होता है एक किडनी के अंदर, तब जाकर के हमारा रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, अब आगे बताएंगे कि ये सब जो यहाँ से अशुद्धि के रूप में निकला है, ठीक, यहाँ से अशुद्धि के रूप में ये सब जो पदार्थ बाहर निकलता है, मूत्राशय में जाता है, तो उस पदार्थ में क्या क्या मात्रा रहता है, किस चीज़ की कितनी मात्रा होती है, ठीक है, कितना हानिकारक होता है, यूरिया कितना होता है, अमोनिया कितना होता है, ये सब देखेंगे लेकिन अगले टॉपिक में। क्योंकि आई थिंक 20 मिनट हो चुका होगा, हो चुका नहीं, हो गया लगभग 20 मिनट लगभग हो चुका है, इसलिए अब वीडियो को यहाँ पे ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करना, उसको बता दिया जाएगा जहाँ जहाँ भी पॉइंट आउट है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संरचना और वृक्क का बाहरी भाग, आंतरिक भाग, ये सब हम लोग देख लिए। अब मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करो, तुम लोग वीडियो को छोड़ सकता है, लीव कर सकता है।